साथियों, जमुना से मैं BL मातंग, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने 18 मई को जेल भरो आंदोलन का घोषणा किया था। उस कार्यक्रम का स्वरूप लॉकडाउन बढ़ने की वजह से बदला गया है और 14 मुद्दों पर श्रम कानून संशोधन अध्यादेश जलाओ अभियान के तहत नए कार्यक्रम की घोषणा हुई है। बहुजन मुक्ति पार्टी इस कार्यक्रम को समर्थन करती है और देश भर के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को आह्वान करती है इस कार्यक्रम में समर्थन करिए। साथियों, इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, पूरा देश कोरोना की महामारी के संकट से गुजर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकारें या देश के प्रधानमंत्री को भी कोई उनके पास रोड मैप नहीं है, इसको रोका कैसे जाए। वो समस्याएं और बढ़ाते जा रहे हैं। ना दूरंदेशी है, ना पूर्वानुमान है उनके पास, और इसका नतीजा इस देश के मजदूर भुगत रहे हैं। अनप्लानेड लॉकडाउन घोषित कर दिया 24 मार्च को। उसको भी 2 महीना होने आ रहा है। अगले 3 महीने तक का इनके पास अभी तक का कोई प्लान नहीं है। इसको कैसे रोका जाए। और उससे भयानक परिस्थिति ये पैदा हो गई कि हजारों किलोमीटर पैदल मजदूर, अपने छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए दिख रहे हैं। महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हजारों किलोमीटर तक पैदल चल रही है, रास्तों में बच्चों को जन्म दे रही है। ना उनका कोई खाने पीने का कोई व्यवस्था है। ऊपर से पुलिस प्रशासन की मनमानी तरीके से उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का भयानक परिस्थितियां भारत में होने जा रही है और भी भयानक होगी। इन परिस्थितियों के बीच में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाना चाहिए था, सुविधाएं देना चाहिए था, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना चाहिए था, उनके राशन पानी की व्यवस्था करना चाहिए था। ऐसा कोई व्यवस्था उन लोगों ने किया नहीं। दूसरी साइड करोड़ों टन अनाज फूड कॉर्पोरेशन के गोडाउनों में चढ़ रहा है, लेकिन मजदूरों को तक नहीं पहुंचाया जाता। और प्रधानमंत्री भाषणबाजी के अलावा कोई ठोस कार्यक्रम उनके पास नहीं है। उन मजदूरों को ही कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। जिन्होंने संकट पैदा किया वो सलाह दे रहे हैं आत्मनिर्भर होने का। 8 दिन में उनको अपने घरों तक पहुंचाना था, राशन पानी की व्यवस्था करनी थी, नहीं पहुंचाया। और
मजदूरों का जो श्रम कानून था उसको 8 घंटे के बदले 12 घंटे कर दिया गया। ये सारा पूंजीपतियों के इशारों पर किया गया है ताकि उसकी भरपाई कैसे किया जाए पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की। जो मजदूर 8 घंटे मजदूरी कर रहा था अभी 12 घंटा करेगा। इसका मतलब अब महीने में अगर 8 घंटे के हिसाब से 240 घंटे होते हैं, 12 घंटे के हिसाब से हो जाएगा 360 घंटे। मतलब 80 घंटे एक्स्ट्रा काम करेगा। 8 घंटे इंटू 10 80, मतलब एक महीने में 10 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और 3 महीने में 1 महीना फ्री में काम करना पड़ेगा। मतलब 12 महीने में 4 महीना मजदूर को उसी दाम में फ्री में काम करना पड़ेगा। ऐसे करोड़ों मजदूरों को फ्री में काम करना पड़ेगा 4 महीना। साल भर में 4 महीना फ्री में पूंजीपति उनका शोषण करेंगे और किसी प्रकार का उनके लिए कोई नियम और कानून लागू नहीं है। इन कानून का हम लोग सख्त विरोध करते हैं। केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें पूंजीपतियों का तो कर्जा माफ करती है। 68,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। मेहुल चोकसी का, बाबा रामदेव का, 50 जो लोग थे उनका कर्जा माफ हो गया। इन्होंने मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने की सुविधा नहीं। पहली बार है कि दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा उजागर हो गया। अहमदाबाद में जो गरीबों पर गरीब नहीं दिखना चाहिए इससे दीवारें बना रहे, अब तो दुनिया वालों को गरीबी भारत की दिख रही है। डेली सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। पूंजीपतियों की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए पैकेज की व्यवस्था है, लेकिन मजदूरों के लिए पैकेज की व्यवस्था नहीं है। इस बनाए हुए कानून का हम सख्त तीव्र विरोध करते हैं और मजदूर कानून का जितने भी आवाज उठाने वाले यूनियनों पर भी पाबंदी लगाने का सरकार ने नियम बनाया। ना उनकी इंश्योरेंस की व्यवस्था, ना किसी प्रकार का उनकी सुविधा की व्यवस्था, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। एक साइड लोग कोरोना में उलझे हुए हैं, उनका नरसंहार किया जा रहा है, सामूहिक नरसंहार। डिटेंशन कैंप से भी भयानक परिस्थितियां भारत में पैदा कर दी गई। सामूहिक नरसंहार है। मेरा ऐसा मानना है ये सामूहिक जो नरसंहार है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। इतना जुल्म अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर नहीं किया था जो वर्तमान शासक के लोग कर रहे हैं। ऐसी भयानक परिस्थिति में भी, कोरोना से भी भयानक उनको रिजर्वेशन दिख रहा है और SC/ST में रिजर्वेशन का क्रिमिनल लागू कर दिया। केंद्र सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष ही नहीं रखा। तो वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में निर्णय देने वाले लोग भी, उनकी ये मानसिकता बता रही है कि कोरोना से भी भयानक परिस्थिति भारत में जातिवाद की परिस्थिति है। इसलिए मैं कह रहा हूं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। उसके साथ पहले जैसे एयरपोर्ट बेचा गया था, लाल किला बेचा गया था, उसी तरह फिर 5-6 एयरपोर्ट बेचने का सीतारमण ने घोषित कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो घाटे में चल रहा है तो पूंजीपति खरीद क्यों रहे? अगर वो फायदे में चल रहा है तो सरकारें बेच क्यों रही है?
लाल किला 18 करोड़ का रेवेन्यू था, 5 करोड़ में गिरवी रख दिया, 13 करोड़ फ्री में, वो भी 30 साल के लिए। पिछली बार 7 एयरपोर्ट बेचा, लखनऊ एयरपोर्ट की इनकम थी 1,26,000 करोड़, केवल 47,000 करोड़ में बेचा, 80,000 करोड़ फ्री में दे दिया अदानी को। फिर 5-6 एयरपोर्ट बेचा जा रहा है। तो सरकार मजदूरों के लिए कोई प्लान नहीं बना रही है, उनको तो बाउंडेड लेबर कर रही है कि मजदूर कहीं जाना नहीं चाहिए, अगर चले जाएंगे तो हमारी मजदूरी कौन करेगा, बंधुआ मजदूर बना रही है। इसका हम सख्त विरोध करते हैं। 16 मजदूर औरंगाबाद में ट्रेन पर, क्योंकि रास्ते पर पुलिस जाने नहीं दे रही, तो रेल के ट्रैक से लोग जा रहे हैं अपने घरों तक, तो वो रेल पर उनको लगा ट्रेन बंद है, अभी ट्रेन तो आने वाली नहीं है, सोए हुए थे और 16 मजदूर कट गए। और उसकी सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है। भारत सरकार कहती है कोई मजदूर सड़क पर पैदल नहीं जा रहा है। अजीब तरीका बना रखा है। न न्यायपालिका को दिख रहा है, न केंद्र सरकार को दिख रहा है, न राज्य सरकार को दिख रहा है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मजदूरों के लिए सुनवाई तक नहीं कि हम क्या करें। उसके साथ महाराष्ट्र में भी SC/ST के जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, उनके स्कॉलरशिप के लिए क्रिमिनल सर्टिफिकेट मांगा गया है। SC/ST में क्रिमिनल लागू हो गया, क्रिमिनल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कोरोना महामारी है विश्व लेवल की, एक कोरोना के आड़ में जो षड्यंत्र चल रहा है, ये भयानक षड्यंत्र भारत में शासक जाति के लोग कर रहे हैं, प्लान बनाकर कर रहे हैं। अपने इमेज सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया। इतना नासमझ प्रधानमंत्री मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतना नासमझ, उनको समझ में नहीं आता ऐसा नहीं है, वो जानबूझकर उनकी नीयत नहीं है, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ाए गए और उसका सीधा असर जनता के ऊपर होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर होने वाला है, हर चीज महंगी होने वाली है और लोगों के पास आमदनी का साधन नहीं है। दूसरा, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शराब के ठेके खोल दिए गए, वहां उनको सोशल डिस्टेंस मालूम नहीं पड़ा है। रेल में जाने के लिए मजदूर एकड़ा जाएंगे तो सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन ब्रेक हो जाएगा, और शराब के ठेकों पर हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो लॉकडाउन ब्रेक नहीं हो रहा है। कोई देश शराबियों के ऊपर, शराब के ठेके के ऊपर अपनी अर्थव्यवस्था सुधारेगा, सोचना भी मतलब कल्पना से बाहर है। जब अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ये 2 कदम उठाए, मतलब आपके पास आर्थिक रूप से भारत के पास आर्थिक रूप से भारत कंगाल और कमजोर हो गया, इसीलिए तो आपने ये शुरू किया। तो फिर 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने घोषित किया, वो आएगा कहां से? अर्थव्यवस्था कमजोर है और आप घोषित कर रहे हैं। इसका मतलब केवल कहने के लिए घोषित करना है, वो भी पैकेज के नाम पर कुछ भी नहीं करना है, केवल घोषित करना है और वो लोन के तहत दिया जाएगा और वसूल किया जाएगा। तो लोगों को बेवकूफ बनाने का भी बड़ा तंत्र उन लोगों ने विकसित किया है और मीडिया पूरा उसको वन साइडेड दिखा रहा है। आदिवासी के निर्णय में, जो आदिवासी के संदर्भ में जो निर्णय हुआ सुप्रीम कोर्ट में,
सरकार ने मजबूती से पक्ष रखा ही नहीं। सरकार ने मजबूती से, सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के लिए पक्ष रखा ही नहीं। तो ये सारी परिस्थितियां को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के पास 3 महीने में कोई एक्शन प्लान है इसको कम कैसे किया जाए, तो बढ़ाने में लगी हुई है। जो मुसलमानों को कोरोना के नाम पर कहते थे कि इन्होंने फैलाया, मरकज के लोगों ने, अब शराब के ठेकों पर तो मुसलमान रमजान में दिख नहीं रहे। कौन फैला रहा है? किसको अनुमति दी गई? ये जो अगर भारत के प्रधानमंत्री पर अगर प्रधानमंत्री को पूर्वानुमान होता, अगर तुरंदसी होती, तो जब पहला केस 30 जनवरी को आया तभी लॉकडाउन शुरू कर देना चाहिए था। विदेश से जो लोग आए बगैर स्कैनिंग के उनको जाने दिया। दुनिया वाले कोरोना में दुनिया फैल रहा था और दुनिया से इन लोगों ने आने का शुरू किया, आने दिया बगैर जांच के। उसके बाद नमस्ते ट्रंप जी कार्यक्रम शुरू कर दिया 24 फरवरी। 2000 लोग ट्रंप के साथ जो आए थे पत्रकार, उसमें 133 कोरोना के पॉजिटिव मिले। ये अहमदाबाद अभी भुगत रहा है, इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। उसके बाद कोरोना से भारत में पहली मौत होती है 9 मार्च को, और बीजेपी भोपाल विधायक को भेज रही है 9 मार्च को, उसी दिन। तब लॉकडाउन दिख नहीं रहा है, तब रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। इससे और 20 मार्च को मध्य प्रदेश की सरकार गिराई जाती है। मैं क्रोनोलॉजिकल बता रहा हूं, 10 जनवरी से इन्होंने कोई गंभीरता से नहीं लिया, और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू घोषित किया। 23 मार्च को बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री किसी प्रकार से, उनकी नीयत नहीं है कि भारत की जनता के लिए, भारत को इस महामारी की परिस्थितियों से निकालने के लिए सरकार को जो योजना बनानी चाहिए थी। सारे डॉक्टर्स अब स्ट्राइक, डॉक्टर्स भी आवाज उठा रहे कि हमें जो किट्स मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। तो ये जो मजदूर विरोधी नीतियों को, इनका जो अध्यादेश निकाला हुआ है, पूरे भारत में हम लोग इन 14 मुद्दों पर इसको जलाकर तीव्र आक्रोश प्रदर्शित करते हैं, और सारे SC ST OBC के संगठनों को, माइनॉरिटी को संगठनों को इस मुद्दे पर अपने अपने घरों में रहकर इन मजदूर नीतियों के, मजदूर विरोधी नीतियों को, इनके अध्यादेश को जलाने का अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। आप भी अपने घरों पर इसको जलाओगे और सोशल मीडिया पर इसको आप लोग वायरल करोगे, और वायरल करने के बाद आप इसको पूरे देश में, हमारे जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संगठन के लोग हैं, उनको इससे सतर्क करोगे कि आपके विरोध में नीतियां कैसे बन रही है। इस कार्यक्रम को हम समर्थन करते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरी ताकत के साथ हम इन अध्यक्ष को जला रहे हैं। आप भी अपने घरों पर रहकर इसको जलाने का कार्यक्रम करोगे और समर्थन करोगे।